बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। आज की जो कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये कहानी है कि माँ बाप की खिदमत कैसे करना चाहिए, माँ का दर्जा क्या होता है। ये कहानी एक शख्स की है जिसकी रातों रात जिंदगी बदल गई। एक आम इंसान से, कॉमन मैन से वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। एक आम इंसान से लोग इसे पहचानने लगे उसके किरदार के लिए, उसके पैसों के लिए, उसके रुतबे के लिए, उसके अखलाक के लिए। आइए जानते हैं कि क्या किया था ऐसे शख्स ने जिसकी रातों रात जिंदगी बदल गई। आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए कि क्या सबक हमने हासिल किया है। आइए देखते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। अपना नाम बताइए। हुसैन लाडक, अस्करी, मोहसिन अब्बास, ज़ैनब लाडक, सैयद तस्वीर आब्दी, सौसन नानजी। बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं और ये भी जानती हूँ कि आप उनकी खिदमत करते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि माँ की दुआ ले लेना आपको कितना कामयाब बना सकती है, इतना कि लोग आपको पहचानने लगे आपके किरदार से। यकीन नहीं होता ना? जानना चाहेंगे आप? यस। एक बार एक शख्स अपने ही इलाके में बहुत फेमस था क्योंकि लोग उसे जानते थे उसके अखलाक की वजह से। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, लोग मुतासिर हो रहे थे उससे, उसके अखलाक से, उसके मैनर्स से, और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। बहुत कामयाबी हासिल की थी लेकिन उसके अखलाक फिर भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही डिसेंट मैन था वो। एक बार एक शख्स ने कहा कि यार तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए और इतने अच्छे अखलाक के लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, हर जगह तुम्हारे चर्चे हैं, तुम इतने फेमस हो गए, तुमने ऐसा क्या किया था? उस शख्स ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत ही सिंपल मैन हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे याद है कि वो एक चीज़ के बाद, उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। उस रात के बाद मुझे सिर्फ कामयाबी हासिल हुई। तो लोगों ने पूछा, अरे क्या क्या हुआ था उस रात को, क्या किया था तुमने? सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा किया होगा, कुछ बहुत बड़ा काम किया होगा, या पता नहीं उसने कुछ नए आइडियाज़ उसने लॉन्च किए होंगे। सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे। उस शख्स ने कहा कि नहीं, एक बार मेरी जो माँ है वो बहुत ज़ईफ़ है, वो सो रही थी। रात में उन्हें प्यास लगी तो वो उठी और मुझसे पानी मांगा उन्होंने। तो मैं फ़ौरन गया और मैंने उनके लिए पानी लाया। पानी लाने में थोड़ी देर हो गई थी, तब तक मेरी माँ वापस सो गई। बहुत ज़ईफ़ थी मेरी माँ, खुद से उठ के पानी नहीं ले सकती थी और फिर से उनको नींद लग गई। तो मैंने सोचा कि अब मैं माँ को जगा नहीं सकता, उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पानी रख दूँ, पता नहीं उनको पता है कि यहाँ पानी रखा हूँ नहीं रखा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं रात भर जागता हूँ पानी अपने हाथ में, अगर दोबारा उठेंगी तो मैं उन्हें पानी पिला दूंगा। वो शख्स पूरी रात पानी का गिलास लिए बैठा रहा अपने माँ के सामने। और जब उनकी जो माँ है वो जब नींद से बेदार हुई, जब बीच में वापस से वो उठी पानी के लिए, तो उन्होंने देखा बेटा बैठा है पानी का गिलास लिए। तो माँ ने पूछा कि तुम ऐसा पानी का गिलास लिए क्यों बैठे हो, कब से बैठे हो? तो कहा, मुझे लगा कि आप फिर से उठेंगी और आपको जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको नहीं जगाता हूँ, मैं पानी का गिलास अपने हाथ में रखता हूँ, मैं वेट करता हूँ फिर से कब उठेंगी। तो उनकी जो माँ है वो इतनी इम्प्रेस हो गई थी ये जेस्चर से, ये उनके अमल से इतना वो इम्प्रेस हो गई थी कि उन्होंने पानी पिया और फ़ौरन जाके वज़ू की और नमाज 2 रकत पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि या परवरदिगार, आज जो मेरे बच्चे ने मेरे लिए किया है, एक पानी का गिलास ही सही, उसने जो मेरे लिए किया है वो अदा मुझे इतनी पसंद आई। परवरदिगार, मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ कि मेरे बच्चे को कामयाबी हासिल हो, उसे इज्जत हासिल हो, लोग उसे जाने पहचाने और उससे मुतासिर हो। उसके बाद क्या था, फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद मुझे सिर्फ कामयाबी हासिल हुई, लोगों में मैं फेमस हो गया, लोग मुझसे प्यार करने लगे, इज्जत देने लगे। बस वही एक चीज़ है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब आप मुझे बताइए कि इस प्यारी सी कहानी से आपने क्या सीखा? आप बताइए सौसन। अगर हमारी माँ हमें दुआ देगी तो हमें कामयाबी मिलेगी। जी हाँ, माँ बाप की दुआ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, और ख़ास तौर से माँ की। अगर माँ आपको दुआ दे तो आपकी ज़िंदगी भी बन सकती है, आपकी आखिरत भी बन सकती है। उनका दिल कभी मत दुखाइए। वेरी गुड। और कोई? आप बताइए मुझसे। हमें माँ बाप की खिदमत करना चाहिए। जैसे कि सौसन ने कहा, हमें माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। भले कितनी भी तकलीफ़ हो, हमें उनकी खिदमत करना चाहिए, भले वो पानी का गिलास ही क्यों ना हो। जब जाइए फ़ौरन उठ के बोलिए आपको उठने की ज़रूरत है, मैं लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी। फ़ौरन उनके लिए पानी का गिलास लेकर, एक पानी के लिए भी उनको ज़रा भी तकलीफ़ मत दीजिए। फिर देखिए आप कैसे अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, आप कैसे अपने फ्रेंड्स में फेमस हो जाएंगे, लोग आपको चाहने लगेंगे। गुड बॉय गुड गर्ल की कैटेगरी में आप आ जाएंगे, है ना? और कोई? हमें माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। परफेक्ट।
हमें माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर देखती हूँ बच्चों को कि कभी वो पढ़ाई में टेंशन लेते हैं या कभी किसी चीज़ में वो मशरूफ़ होते हैं और उनकी मम्मी ने कभी आवाज़ दी थी कि मेरे लिए ज़रा ये लेकर आओ, तो मैं कुछ स्माइल्स देख रही हूँ यहाँ पर। मतलब ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि अरे मम्मी मुझे क्यों डिस्टर्ब करो, पढ़ाई करो ना, दिखाई नहीं देता। अरे मम्मी अभी मैं नहीं करूँगा, बाद में, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना? अक्सर देखती हूँ मैं, वीडियो गेम खेलते हैं और मम्मी आवाज़ देती है तो अरे मम्मी साइड में हटो, मुझे गेम खेलने, है ना? होता है ना ऐसे? हमें ऐसा नहीं करना है बच्चों। मैं जानती हूँ कि अनजाने में आप कर देते हैं, लेकिन आप एफर्ट लीजिए और ये कॉन्शियस एफर्ट लीजिए कि आप अगली बार ये नहीं करेंगे। ये कहानी के ज़रिए मेरे बताने का मकसद ही यही था कि आप तक ये कहानी पहुँचाऊँ और बताऊँ कि मम्मी की दुआ लेना कितना इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में अगर फेल होते भी होंगे तो शायद आप पास हो जाएंगे मम्मी की दुआ से। अगर आप मम्मी का दिल दुखाएंगे तो पता नहीं वे यू लैंड। डोंट डू इट। आप मम्मी की दुआ लीजिए, मम्मी का दिल मत दुखाइए, माँ बाप का दिल ही मत दुखाइए आप। अब मैं जानती हूँ कि अक्सर बच्चे कर लेते हैं अनजाने में, लेकिन इस बार आप एफर्ट कीजिए कि मैंने जस्ट फॉर किड्स में कहानी सुनी थी कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाना है, तो वो आपको कहानी, अगर कहानी आपको याद आएगी तो अगली बार आप जवाब नहीं देंगे, ठीक है? वेरी गुड मोहसिन। और कोई? आप बताइए। माँ की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ, माँ की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो माँ कभी बद्दुआ देती नहीं है, लेकिन अगर उनका दिल दुख जाए वो भी नहीं करना चाहिए हमको। इतना सा भी दिल नहीं दुखाना चाहिए मम्मी का। इसलिए उनकी खिदमत कीजिए, उनकी बात सुनिए, फ़ौरन उनकी बात सुनिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे पलटती है। ये जो कहानी है वो सिर्फ एक फेरी टेल नहीं कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये रियल में हो चुका है एक इंसिडेंट हिस्ट्री में। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इस कहानियों से आप मुतासिर होइए, इस लर्न कीजिए और अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिए। इसलिए इस कहानी में आपको बताया गया है कि कैसे माँ बाप की खिदमत करना है, कैसे उनकी दुआ लेना और कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है, ये भी आपको बताया है, ठीक है? माँ की दुआ लीजिए, बद्दुआ नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप जब यहाँ से घर जाएंगे तो आप मम्मी को एक टाइट हग दीजिए और जो भी आपने गलती की उसके लिए माफ़ी मांगी और फिर देखना मम्मी आपको कैसी दुआ देती है, ठीक है? यस। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी के ज़रिए मेरे जो घर बैठे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उनकी बुरी आदतें बदल जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामुन अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में। सो लेट अस सी हाउ मच आवर किड्स नो इन आवर सेगमेंट डिड यू नो। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। पहले हम आपसे इस्लामिक सवाल करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स। आपके लिए हमारा पहला सवाल है, ईद मबस किस तारीख को मनाई जाती है? ईद मबस यानी कि वो दिन जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ऐलान किया था। तो ये जो ईद मबस है वो किस दिन को मनाई जाती है? कोई जानता है? अच्छा, हम ईद मेराज किस दिन मनाते हैं? जी, गर्ल्स का सवाल है, बताइए ज़ैनब। 27 माह रजब। यस, 27 माह रजब एंड इट इज़ द सेम डे जब हम ईद मबस भी मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। ओके, वेरी गुड ज़ैनब। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़। बॉयज़, आपको ये हमें बताना है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल के थे जब आपने रिसालत का ऐलान किया था? मोहसिन, आप बताइए। 40. 40, आर यू श्योर? Yes. हुसैन, आप क्या बताना चाहते हैं? 40 years। यस, यू बोथ आर राइट, इट इज़ 40 ईयर्स। जब आप 40 साल के थे तब आपने नबूवत का ऐलान किया था, लेकिन क्या 40 साल में आपको नबूवत मिली थी? करी? नो। अ प्रॉफिट और अ इमाम इज़ बॉर्न इमाम और अ प्रॉफिट। आपने ऐलान 40 साल की उम्र में किया था, लेकिन ही वॉज अ बॉर्न प्रॉफिट। ओके, चलिए, वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आप हमें बताइए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पे जाने का जो तज़किरा है कुरान के किस सूरे में है? हम 27 रजब को ईद भी सेलिब्रेट करते हैं और कुरान में भी इसका तज़किरा है, तो आपको हमें ये बताना है कि किस सूरे में। आप जानती हैं सोसन, बताइए। बनी इसराइल। इट इज़ इन द सूरा बनी इसराइल। वेरी गुड सोसन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़। मेराज का जो पूरा वाक़या है इसका तज़किरा सूरे बनी इसराइल में है, तो आपको हमें ये बताना है कि सूरे बनी इसराइल का दूसरा कौन सा नाम है, या इस सूरे को और किस नाम से हम जानते हैं? आप जानते हैं, बताइए हुसैन। सूरे असरा। वेरी गुड। सूरे असरा एंड सूरे बनी इसराइल इज़ वन इन दी सेम सूरा। इसे हम दो नाम से जानते हैं, विच इज़ सूरे असरा एंड इसराइल। वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आप हमें बताइए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज पर गए थे तो कौन सा फरिश्ता आपके साथ साथ था? एक फरिश्ता था
जो रसूल खुदा के साथ साथ था, तो आपको हमें ये बताना है कि वो फरिश्ते का नाम क्या है। ज़ैनब के अलावा आप बता सकती हैं वो कौन सा फरिश्ता है जो वही लेकर आते थे? तमाम जो फरिश्ते उनके सरदार कौन हैं? जी बताइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यस, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो वो कौन से फरिश्ते हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे मेराज के टाइम पे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यस, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज़। बॉयज़, आप हमें बताइए, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसके लहजे में बात की? अस्करी, आप बता सकते हैं? हुसैन, आप बताइए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के लहजे आर में। यू श्योर? यस। यस, इमाम अली अलैहिस्सलाम के लहजे में बात की है। और ये जो चीज़ है जो हमने बताया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के लहजे में बात की है, ये हदीसों और रिवायतों में भी पाया जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे कौन से सवालों की तरफ? जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ। एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज़। बॉयज़, आपके लिए हमारा पहला सवाल है, आपको हमें ये बताना है, हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड? He's a very famous personality. We all know him. Who was the first president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Very good. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India, and he was the same person who has written this book, India Divided. Okay. Now my next question is for girls. Girls, आप लोग को sports पसंद है? नहीं पसंद? Oh, so let me see कि आपके लिए difficult question है या नहीं। आप हमें ये बताइए कि what is the normal duration of hockey game? खेलते नहीं है, देखा होगा। हॉकी जो हमारा नेशनल स्पोर्ट है। जी बॉयज़, आप जानते हैं? जी, कोई बताना चाहेगा? बॉयज़, जी बताइए। 70 minutes. वेरी गुड, 70 minutes इज द राइट आंसर। इट इज प्लेड इन 2 halves, 35 minutes ईच। वेरी गुड मोहसिन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स, क्योंकि इसका आंसर हमें बॉयज़ ने दिया है, तो गर्ल्स आपसे हम अगला सवाल करेंगे। आप हमें बताइए कि नेम द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? जी बताइए। ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया इज कंसिडर्ड एज द कॉन्टिनेंट, इसलिए हम उसे आइलैंड नहीं कंसिडर करते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड। no, it is the smallest continent in the world. It is considered as a continent, not an island. So ये जो क्वेश्चन है, नेम द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया नहीं है। दिस आइलैंड इज मोस्टली कवर्ड विद आइस। It is Greenland. Greenland is the largest and biggest island in the world, and it is mostly covered with ice. Okay. Now my next question is for boys. Boys, what is the currency of Sri Lanka? श्रीलंका जो कंट्री है, इसकी करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी क्या है? इंडियन रुपीज, राइट। श्रीलंका की क्या है? श्रीलंकन रुपीज। श्रीलंका की जो करेंसी है, अस्करी बताइए। श्रीलंकन रुपीज। वेरी गुड, श्रीलंकन रुपीज। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आप हमें बताइए, दिस साइंटिस्ट इज वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हु इज ही? जो साइंटिस्ट हैं, ही इज अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। हु इज ही? एल्बर्ट आइंस्टाइन। वेरी गुड सर्सन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने दी है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। वेरी गुड। अब दोनों टीम्स ने हमें अच्छे से आंसर किए हैं, बखूबी से आंसर किए हैं, लेकिन आज की जो हमारी विनिंग टीम है वो है बॉयज़। आप कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट डिड यू नो। आइए अब बढ़ते हैं थर्ड इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर और देखते हैं क्या है खास हमारे तीसरे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जज्बा किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। आज अमेजिंग फैक्ट्स में हम इंडियन स्टेट कर्नाटका के कैपिटल, जिसे फॉर्मली बेंगलोर कहा जाता था, यानी बेंगलुरु के फैक्ट्स इन तमाम बच्चों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो किड्स, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा शहर बेंगलोर इंडिया का 5वां सबसे बड़ा शहर है। तो आप हमें ये बताएं कि आप इस शहर के बारे में क्या जानते हैं। आप बताएं हुसैन। इट इज कॉल्ड द गार्डन सिटी।
बिल्कुल ठीक, इट इज़ कॉल्ड द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक ऐसी सिटी है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जहां आपको बहुत ही ज़्यादा गार्डन्स और हरियाली देखने मिलेगी। आप बताएं सोसन। वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। बिल्कुल ठीक, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और आज दुनिया भर में जितने भी इंजीनियर्स मौजूद हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स बेंगलोर के ही कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं। लाइक वी कैन से बेंगलोर हैज़ गिवन द मोस्ट इंजीनियर्स टू द वर्ल्ड। इसीलिए शायद बेंगलोर को एक और खिताब भी दिया गया है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो क्या आप जानते हैं व्हाई बेंगलोर इज टाइटल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? जानना चाहते हैं आप लोग? यस। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया कैलिफोर्निया में जो सबसे बड़ा आईटी हब है, जो आईटी सेंटर है, इससे हम बेंगलोर को कंपेयर करते हैं ताकि बेंगलोर में आज तकरीबन 210 सॉफ्टवेयर कंपनीज है। इंडिया इज डेफिनेटली रीचिंग हाइट्स। बिल्कुल ठीक। और अगर हम बात करें बेंगलोर के क्लाइमेट की तो ये सी लेवल से तकरीबन 3000 फीट ऊपर है, यानी ये एक ऐसी सिटी है जो देहरादून से भी ऊपर है, जिसके वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरे साल काफ़ी प्लेजेंट रहता है। यानी अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा। ओके, इसके अलावा आप क्या जानते हैं बेंगलोर के बारे में? क्या आप में से कोई कुछ बता सकता है हमें? आप बताएं ज़ैनब। इट इज़ नोन फॉर इट्स क्लीनलीनेस। बिल्कुल ठीक, इट इज़ नोन फॉर इट्स क्लीनलीनेस। बेंगलोर एक ऐसा शहर है जो अपनी सफाई के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है और यहाँ के लोग अपनी सिटी को लेकर इतने रिस्पॉन्सिबल है कि वो कचरा फैलाने में ज़रा भी बिलीव नहीं करते। अगर आप यहाँ के रास्ते भी देखेंगे तो यहाँ के रास्ते काफ़ी ज़्यादा साफ़ हैं और ये तमाम जो हमारे हिंदुस्तान की सिटीज़ हैं और जितने भी एरियाज़ हैं, बेंगलोर उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि हमें इस सिटी से सीख हासिल करनी चाहिए। राइट? यस। आप कुछ बताना चाहेंगे अस्करी? मैंने न्यूज़ में सुना हूँ कि बेंगलोर में सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बेंगलोर एक ऐसी सिटी है जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेंगे। ये वो सिटी है जिसने दुनिया भर को सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स दिए हैं। लाइक वी कैन से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड सिटीज़ इन इंडिया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बेंगलोर का सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है और यहाँ के यंगस्टर्स में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दैट्स वेरी सैड। यस इट इज़। इसके अलावा बेंगलोर बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो पावर। आप में से कोई जानता है वो कौन सा ईयर था जब बेंगलोर को हाइड्रो पावर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी मिली थी? सन 1906 में हाइड्रो पावर के जरिए बेंगलोर को इलेक्ट्रिसिटी मिली थी। और जैसे कि हमें अस्करी ने बताया कि ये सुसाइड कैपिटल भी कहा जाता है हिंदुस्तान का। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गार्डन्स तो है भी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आज ये एक ऐसी सिटी बन गई है जिसे पब कैपिटल भी कहा जाता है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों में और स्पेशली यहाँ के यंगस्टर्स में एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और ये एडिक्शन एक ऐसी बड़ी वजह बनता है जो लोगों को सुसाइड की कगार तक ले जाता है। तो इस चीज़ से आपको क्या मैसेज मिलता है? We should stay away from all types of addictions. Yes, we should maintain distance. We should stay away from all form of addictions. चाहे फिर वो एडिक्शन हमें सेलफोन का ही क्यों ना हो, राइट? यस। और अगर आप बेंगलोर जाएं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग लाल बाग ज़रूर जाएं। और ये एक ऐसी जगह है जो सिटी के हार्ट में यानी सेंटर में सिचुएटेड है। यहाँ पर आपको एक ऐसा रॉक देखने मिलेगा जो कि अर्थ का यानी दुनिया का एक बहुत ही ज़्यादा पुराना पत्थर है, जो कि तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक है। It's amazing. अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ 1000 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्पीशीज के फ्लावर्स भी देखने मिलेंगे। Wow. और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बेंगलोर को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। Wow. नाज़रीन, ये थे कुछ फैक्ट्स हमारी अपने बेंगलोर से जुड़े हुए। हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों की नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर रब्ता कायम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके राय, आपके फीडबैक हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।